प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। आईटी से जुड़े हार्डवेयर बनाने के लिए नई पीएलआई योजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अस्थायी रूप से कार्य वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकारियों को सॉफ्ट स्किलिंग का प्रारूप तैयार करने के दिए निर्देश। किर्गिस्तान में 10 से 18 जून तक होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए सोनीपत के साई सेंटर में पुरुषों के अंडर 17 और अंडर 23 के ट्रायल हुए शुरू। और हरियाणा भाजपा प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने कुरुक्षेत्र स्थित देश के एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र का किया दौरा। शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी लैब। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईटी से जुड़े हार्डवेयर बनाने के लिए पीएलआई को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल देश में $100 बिलियन का उत्पादन हुआ है। आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा। इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। आईटी पीएलआई में द बजटरी आउटले इज 17,000 crores. The tenure of the program is 6 years. Expected investment is 2,430 crore. और जैसा आपने टेलीकॉम में देखा, पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें भी लग रहा है कि the way things are moving, इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आएगा। Expected incremental production 3,35,000 crore. That will be the additional GDP. वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। खरीफ सीजन की फसल के लिए सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल एक अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में अस्थायी रूप से कार्य वाले उम्मीदवारों की भी सॉफ्ट स्किलिंग का प्रारूप तैयार किया जाए ताकि वे सरकारी कामकाज में दक्ष हो सकें। सॉफ्ट स्किल में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और कंप्यूटर ज्ञान सहित एक स्किलिंग कोर्स तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। विदेश सहयोग विभाग के पास अभी तक संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया व जापान सहित विभिन्न देशों में रोजगार के लिए जॉब रोल की डिमांड आई है। उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों में रोजगार परख बनाने के लिए युवाओं को जनरल प्रशिक्षण के साथ साथ जॉब रोल के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कोर्स तैयार किए जाएं। इन सभी कोर्स का पाठ्यक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाए। किर्गिस्तान में 10 से 18 जून तक होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए सोनीपत के साई सेंटर में आज पुरुषों के अंडर 17 और अंडर 23 के ट्रायल शुरू हुए। सोनीपत भारतीय
खेल प्राधिकरण के प्रांगण में एडहॉक कमेटी के सदस्य भूपेंद्र बाजवा की देखरेख में पहले दिन अंडर 17 में 48, 60 और 71 किलो भार वर्ग के मुकाबले और अंडर 23 में 97 व 125 किलो भार वर्ग के मुकाबले हुए। इसमें 170 पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह बाजवा ने बताया कि यहां ट्रायल मुकाबलों में जो खिलाड़ी जीतेंगे वे किर्गिस्तान में होने वाली प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे। यहां लगभग 1700 खिलाड़ी अपना ट्रायल देंगे। यहाँ पे ट्रायल देने के बाद जो बच्चे जीतेंगे वो एशियन चैंपियनशिप होने जा रही है किर्गिस्तान में। 10 जून से किर्गिस्तान में जो चैंपियनशिप है उसके लिए आज सिलेक्शन चल रहा है। 4 दिन तक ये ट्रायल चलेगा। 1700 के करीब एंट्रीज आई हैं और गर्ल्स का पटियाला में और सोनीपत में बॉयज़ का फ्री स्टाइल का है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है सब देखने के लिए। आप सब देखेंगे ही कि आने वाले टाइम में जो ये बच्चे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। और हम लोग बहुत जल्दी ये एशियन गेम्स के अभी ट्रायल करेंगे नेक्स्ट मंथ और एशियन गेम्स में भी हमारा बहुत अच्छा इस बार रेसलिंग में प्रदर्शन होगा। ट्रायल देने आए खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने अपने अपने भार वर्गों में ट्रायल दिया है और सेंटर में उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। हैदराबाद से रहने वाला हूँ और मैंने 48 किलो में भाग लिया था और मैं फर्स्ट आया हूँ। आगे देश के लिए गोल्ड लाऊंगा। मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ और मैं इस ट्रायल में अंडर 70 में भाग ले लिया और मैं अभी सेमीफाइनल का मुकाबला जीता। मेरे को बहुत अच्छा लगा और इधर व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं जीत गया। अभी तो फाइनल है, मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर मेरी यूपी के कलवा गुजर से आकाश से कुश्ती हुई। मैंने उसको 10-8 से हराया और मैं फाइनल में भी अच्छा कोशिश करूँगा। अब मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहता हूँ। करनाल के मुक्केबाज निशांत देव ने हाल ही में उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्यूबा के बॉक्सर को पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया। आज करनाल पहुंचने पर निशांत का उनके परिजनों और शहर वासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशांत का ये पहला पदक है। हालांकि खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई मेडल जीते हैं। 2021 की विश्व प्रतियोगिता में निशांत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। निशांत देव ने कहा कि उन्होंने इस बार कांस्य पदक जीता है, लेकिन भविष्य में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करूंगा। फिलहाल उनकी एशियन चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है। निशांत ने जोरदार स्वागत पर शहरवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आगे और ज्यादा मेहनत करके उनकी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। अपने लाइफ का मेडल इंटरनेशनल लेवल पर लिया है और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे ही अब की बार ब्रॉन्ज आया है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने देश के लिए गोल्ड लेकर आऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। आगे अभी मेरा 3 महीने बाद एशियन गेम्स है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसमें गोल्ड लेकर आऊँ। मेरे करनाल शहर ने मेरा स्वागत किया और मेरे कोर्ट मोहल्ले ने का भी मेरा स्वागत किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे करनाल का। मेरे परिजनों ने कहा कि उन्हें निशांत देव पर गर्व है। उसकी मेहनत आज सफल हुई है और हमें उम्मीद है कि वह आगे भी देश के लिए और पदक लेकर आएगा। इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और सब मेहनत, बच्चे ने खूब मेहनत की है और आज 12 वर्षों के बाद तपस्या, 12 वर्षों की तपस्या, उसका फल मिला है और परमात्मा आशीर्वाद रहा तो उसका आशा की कि हम गोल्ड में तब्दील करेंगे पदक। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा बेटा जीत के आया और हमेशा से जीतते रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है और मैं बहुत खुश हूँ। बेटे ने बहुत ही मेहनत की है, आज उसकी मेहनत का फल उसे मिला है। मैं चाहूँगी कि और मेहनत करे और ओलंपिक में भी ये जीत के आए। बहुत बहुत खुशी है जी। हमारे करनाल का, हमारे मोहल्ले का, हमारे देश का नाम रोशन किया। हमारे बच्चे ने हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है, संघर्ष किया है, वो उसका परिणाम आज सबके सामने है। हमें अपने बच्चे पर गर्व है बहुत ज्यादा। हरियाणा भाजपा प्रभारी बिप्लब देव और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने कुरुक्षेत्र के रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र का अवलोकन किया।
इस दौरान विप्लव देव ने कहा कि कुरुक्षेत्र में देश के एकमात्र एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र में शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एवं हाईटेक लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को शहद का अच्छा भाव मिले, इस पर प्रदेश सरकार आगामी कार्रवाई करेगी। इस केंद्र से 2500 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। देश में ऐसा सेंटर बहुत कम है और अभी भी और भी 20 करोड़ रुपया लागत से इसको एक्सपेंशन दी जाएगी और इससे बड़े मात्रा में जो किसान अपना बी कीपिंग करता है, इसके लिए हर प्रोसेस में सब्सिडाइज्ड व्यवस्था और यहाँ क्वालिटी चेकिंग से लेके पैकिंग तक सब व्यवस्था यहाँ की गई है और इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलती है। स्वाभाविक तौर पे यहाँ से बी कीपिंग और में जो किसान लगे हुए हैं, इनके वहाँ से जो हनी प्रोडक्ट होती है, इसको प्रोसेसिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करके विदेश तक पहुँचा दी जाती है और इसका रेट किस तरीके से ज़्यादा मूल्य पर हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे और भारत में लगभग 1,40,000 मेट्रिक टन के आसपास जो हनी प्रोडक्शन होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने व प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान निर्माण में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर, ग्राफिक नॉवेल संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में दुनिया भर के सांकेतिक केंद्रों, संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। पूरे देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए एनआईए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस बड़ी कार्रवाई में 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और एमपी में छापेमारी चल रही है। ये अभिकरण संदिग्धों से जुड़े भवनों में राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा दर्ज कराए गए 3 अलग अलग मामलों में तलाशी अभियान चल रहा है। रोहतक जिले के गांव पहरावर में 15.37 एकड़ जमीन का नगर निगम और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा में 33 साल के लिए लीज पर देने को लेकर समझौता हो गया। सभा को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में निगम और गौड़ सभा के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थान के विस्तार के लिए किया जाएगा। सभा के पदेन सचिव डॉक्टर जयपाल शर्मा ने बताया कि 100 से अधिक शिक्षण संस्थाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान की गई कई घोषणाओं में से अधिकांश पूरी हो गई हैं। पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना का काम पाइपलाइन में है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। नाम से जो कार्यक्रम किया था, उस समय मैंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस जमीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को देंगे और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था, 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो अफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है। आगे के लिए सभा जो है उस पर एजुकेशन पर्पस के लिए जो भी भवन आदि बनाना होगा, 5 साल का समय पहली यानी चरण में उनको परमिट किया गया है, जो पहले कभी उस समय 2 साल होता था, अब 5 साल किया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल शाम फरीदाबाद की पहली स्मार्ट रोड पर लेजर लाइट तिरंगा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तिरंगा लेजर लाइट का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। उन्होंने बताया कि इस सड़क का नाम भी तिरंगा रोड रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी पर भी काम किया जा रहा है। गुरुग्राम की तर्ज पर करोड़ों की लागत से एलिवेटेड चौक बनाए जाएंगे ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके। इस रोड का नाम भी तिरंगा रोड रखा गया है। इसकी हर रंग कलर ग्रिल का रंग भी तिरंगा है। तो यहाँ देशभक्ति की भावना जो लोगों के अंदर जागृत करने के लिए ये तिरंगा लाइट का आज शुभारंभ किया गया है। पूरे शहर की सड़कों को आदरणीय मोदी जी, मनोहर जी की रहनुमाई में देखेंगे आप, सुंदर सड़कें बन रही हैं, सुंदर ट्रैक बन रहे हैं, सुंदर पार्क बन रहे हैं। लड़कियों के स्कूल देखो, लड़कियों के कॉलेज देखो, यूनिवर्सिटी देखो, स्किल यूनिवर्सिटी देखो और हाईवे देखो। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ गति के साथ फरीदाबाद की कनेक्टिविटी भी हो रही है और फरीदाबाद की सुंदरता को भी बढ़ाया जा रहा है। बल्लभगढ़ में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड दिल्ली बड़ौदा से जोड़ने के लिए, जाम से मुक्ति के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे ही बडकल चौक पर भी और बाटा चौक पर भी एलिवेटेड लूप बनाए जा रहे हैं इफ्को चौक की तरफ से, जिससे ट्रैफिक जाम ना हो और आरामी से लोग एक दूसरे इधर से उधर आ जा सकें। लोगों ने लेजर लाइट तिरंगा लगाने को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को देखकर सब में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। ये फरीदाबाद की पहली लेजर लाइट होगी जो तिरंगा लाइट है और ये फरीदाबाद का पहले ही स्मार्ट रोड बना है जो हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में बनाया गया है। इससे फायदा मिलेगा, दूर से ही दिखेगा। 75वें अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं आज देश में और आज़ादी का अमृत महोत्सव पे आज सबसे बड़ी लेजर लाइट लगाई जा रही है। फरीदाबाद की सुंदरता बढ़ेगी, स्मार्ट रोड की और सुंदरता आगे आती रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह फिर धूल भरी आंधी चली, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में आज रोहतक और सोनीपत में बुधवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोनीपत में आंधी के साथ तेज बारिश हुई और राई क्षेत्र में ओले भी पड़े। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए गरज चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि हम इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में देरी की उम्मीद जता रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से मानसून की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।